तो ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर 3 पे आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट वाले टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा था? शेल थ्योरी। शेल थ्योरी में अपन ने होलो, शेल और एक सॉलिड, इन तीनों के बारे में चर्चा कर लेते। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम हमारे पास। पहले मैं माइक ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा इस तरफ रख लेता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है? तो जैसे हम बात करते हैं, मैंने तुम्हें स्टार्ट किया था ना जब लेक्चर, तभी तुम्हें बता दिया था कि ग्रेविटी का मतलब बात किसकी होगी बच्चों? अर्थ की बात होगी। सही है, तो अर्थ की बात करने के लिए हमारे पास मान लेते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ है, और इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट मास है, इसका कैपिटल एफ मास मान लो, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? क्या लगता है? दोनों एक दूसरे की तरफ इक्वली अट्रैक्ट होंगे, लेकिन प्रतीत क्या होता है हमें? थोड़ा झुक के जाना बेटा, है ना? आजा बेटा। लेकिन हमें लगता है क्या है कि छोटा वाला मास इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है ना? यही दिखेगा। तो अभी देखा है कि चांद के पास हम घूमने जा रहे हैं, चांद ही हमारे चारों तरफ घूमता है। उसके पीछे का कारण ये है कि अर्थ जो है वो सूरज के प्यार में पहले से पड़ा हुआ है। सूरज का खुद का एक सूरज होगा, तो मून अर्थ के रिस्पेक्ट में रिवॉल्विंग मोशन कर रहा है। इसी प्रकार अर्थ जो है सूरज के चारों ओर, सूरज खुद की एक गैलेक्सी लेके बैठा, और वो खुद किसी और एक बड़े स्टार के चारों ओर घूम रहा होगा, और वो भी एक बड़ा स्टार किसी और के चारों ओर घूम रहा होगा, और ऐसे चलते चलते सब महादेव के आगे पीछे घूम रहा है। ठीक है। मान लेते हैं कि नीचे जा रहा है, तो इसको नीचे जाने के लिए फोर्स लगेगा F बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपोन में इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं बच्चों? बीच की डिस्टेंस जो है वो सेंटर टू सेंटर मानूंगा मैं, सेंटर टू सेंटर। ये ध्यान रखना, यहां से लेके इसके इस सेंटर तक। बहुत बढ़िया। अब सही है फॉर्मूला। तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे? F बराबर एम ए से। कर दो इसको इससे कंपेयर। अच्छा, फोर्स F बराबर एम ए में स्मॉल एम ही क्यों लिया? क्योंकि स्मॉल एम पर फोर्स लग रहा है, और मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस ग्रेविटी की वजह से इस छोटे मास पर कितना एक्सेलरेशन निकालना है, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है वो निकालना है। इसलिए जी कैपिटल एम छोटा है एम बटे में आर स्क्वायर बराबर क्या कर दूंगा? यम है, यम से यम कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। क्या ये कहानी समझ में आई? और उसे ही अब क्या रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल जी, जिसे अपन क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। समझ में आया क्या? और अगर अपन बात करते हैं एट कहाँ की? अर्थ की सरफेस की अगर अपन बात करें, तो अर्थ के सरफेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आर जो है वो किस में बदल जाएगा बच्चों? कैपिटल आर में, क्योंकि अपन कहां पर पहुंच चुके हैं? अच्छा, अर्थ के सरफेस पे आने के बाद क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गायब हो जाती है या अभी भी रहती है? मैं अभी सरफेस पे हूं या कहाँ हूं? मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, है ना? ऐसे ही ग्राउंड फ्लोर पे जाऊंगा तो दैट इज कॉल्ड सरफेस ऑफ द अर्थ। नहीं, सड़क बन बन के अपन बहुत ऊपर आ चुके हैं, सालों से बनी आ रही है सड़क तो। सही है ना? तो लेकिन देखा जाए तो हम सरफेस पे ही हैं अभी। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा जी खत्म होगा और मैं यहाँ पे रख दूं और बस हवा में चलना चालू कर दूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर भी होगी। कहाँ पर जीरो होगी वो तुम्हें पता होगा, सेंटर पे जीरो होगी। और कहाँ जीरो हो सकती है? ग्रेविटेशन फील्ड के बारे मतलब इनफाइनाइट पे किसी पॉइंट पर हो सकता है स्पेस में, तो एक तो स्पेस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक कहाँ पर हो सकता है? सेंटर पर हो सकता है। जी आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर लिख देता हूँ तो जी एट सरफेस कितना हो जाएगा बच्चों? जी एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ बता सकते हो कोई? मास ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ होता है 5.95 इंटू 10⁻28। छोटा दिख रहा होगा, अपॉन में आर की वैल्यू थी 64 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है ना? मैं यहाँ पर लिख दूँ आर की वैल्यू, कलर चेंज कर देता हूँ। 6400 किलोमीटर, इसका मतलब तुम इसे
400 किलोमीटर को 1000 लिख दोगे तो ये 6.4 इंटू 10 की पावर, समझ गया क्या? 3 जीरो यहाँ से ले ले, 3 जीरो यहाँ से ले ले, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6। ये याद रखोगे बच्चों, केजी। और इसकी वैल्यू भी उठा के, सॉरी केजी कैसे हो गया ये, मीटर है ना, तो यहाँ से उठा के यहाँ वैल्यू रख देना और इस पूरे को कैलकुलेट करना। यू विल गेट द G इज इक्वल टू 9.81 फॉर द अर्थ। अर्थ का मास यूज करा मैंने, अर्थ की रेडियस यूज करी तो जी की वैल्यू 9.81 मिली। अप्रोक्सीमेशन में अपन 10 ले लेते हैं। अगर यही जी की वैल्यू 9.81 एग्जैक्ट लेते हुए चलेंगे ना, तो रीडिंग या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज अगर जी की वैल्यू 9.8 लेती है तो उसका मतलब कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही चल रहा है। अगर जी की वैल्यू 9.8 ना ले, 10 ले ले, वो मजा आ जाएगा। वहां से मान लो ब्रिज स्टार्ट हुआ, किसी ने बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से ब्रिज बनाना स्टार्ट किया, दोनों आगे जाके ऐसे हो गए, ठीक है। एंगल भी तो चेंज हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों के ब्रिज को अगर अपन को एच सेंटर करना आपस में, तो वैल्यू भी बिल्कुल एग्जैक्ट लेनी पड़ती है। लेकिन जी की वैल्यू जब 9.8, अच्छा मैंने एक मूवी देखी थी मगधीरा, देखी होगी आपने, तो उसमें ना हीरोइन जब गिर जाती है तो उसके पीछे हीरो गिरता है उसको बचाने के लिए, जबकि उससे भी पता है कि फिजिक्स के हिसाब से दोनों नीचे गिरोगे तो दोनों नीचे ही गिरोगे, तो उसको बचाने के लिए अगर कूद रहा है। अच्छा एक मूवी और देखी, अक्षय कुमार ऐसे बोलता था स्टैचू, कोई गिर रहा होता नीचे तो उसको हवा में स्टैचू बोल देता है। वाह। तो, छोड़ रहे हैं ना, हम तो बात कर रहे हैं किसकी, मगधीरा मूवी में। तो वो जब दोनों नीचे गिर रहे होते हैं तो वो हीरो जब हीरोइन के पीछे गिरता है तो हीरो पता नहीं अपने आप को इतना सीधा करता है कि वो उससे तेज जल जाता है। तो इसका मतलब हीरो जी की वैल्यू 10 ले रहा है और हीरोइन जी की वैल्यू 9.8 यूज में ले रही, तभी तो पहले हीरोइन कूद गई फिर हीरो कूदा, फिर हीरो ने बोला नहीं, साउथ की मूवी थी तो दोनों आगे जाके मिल लिए। अच्छा ऐसा नहीं है कि दोनों मिल गए, हुआ ये कि उसने ऐसे हाथ रखा, उसका हाथ बस ऐसे टच हुआ और वो जल्दी नीचे गिर गई फिर, और हीरो हवा में रह गया। तो मतलब छोड़ो ना बच्चों। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर अपन ने देखा कि जी की वैल्यू क्या है बच्चों, सॉरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे थे, तो जी की वैल्यू 9.8 आई। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में जी की वैल्यू कभी कभी अपन क्या ले लेते हैं बच्चों, जो कि गलत है, जबकि अपन को लेना क्या चाहिए 9.81। 2-4 एग्जाम्पल मैंने दिए थे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। फ्रॉम द एक्सप्रेशन जी की वैल्यू जो ये आई है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या ये मैं ड्राइव करके दिखाऊं बच्चों? मेरे पास स्पेस होना चाहिए बस। ये नीचे स्पेस है, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे ना। क्या तुमने जो है मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा है कभी, है ना? अगर मैं एक अर्थ कंसिडर करता हूं, एक ही है वो, तो उसका मास कितना मान लेता हूं, आर, और रेडियस कितनी मान लेता हूं, एम, ठीक है ना बच्चों। और इसमें मास तो एम है और रेडियस कितनी है बच्चों, सही है, चलेगा कि नहीं चलेगा? और इसी को अपन क्या बोलते हैं, रो। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि तुम ढंग से रो, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। कहाँ की बात हो रही है अभी भी बच्चों, सरफेस की। जी की वैल्यू जी एम, एम की वैल्यू रख दो, कितनी है बच्चों, 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रो, और बटे में कहा चल रहा है, तो जी बराबर जी आर 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 आर, और क्या बच रहा है 4/3 पाई आर रो, सही है क्या? क्या इस जी की वैल्यू और ऐसे लिख दूं क्या मैं, 4/3 पाई आर रो जी, हाँ या ना? ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले में कब कब यूज में लूंगा ये मैं तुम्हें अभी क्लियर कर दूं या बाद में बताऊं? हाँ? तो तुम ये प्यार से भी बोल सकते थे, मैं मतलब मान जाता तुम्हारी बात, तो चिल्लाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले, क्या बोल रहा था मैंने, कुछ बोला था अभी सवाल, कि ये फॉर्मूले कौन से कब यूज होंगे, ये अभी बताऊं या बाद में बता दूं जब यूज होगा, है ना? अभी भी बता देता हूँ, बाद में बता दूंगा, ये सही रहेगा ना? ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तुम्हें हमेशा याद रहेगा। फिर भी ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज में लेंगे जब बात होती है मोतीचूर के लड्डू की, सॉलिड स्फेयर के, सही ना? जैसे एग्जांपल, हम अर्थ की सरफेस पे, हमारे पास जी लग रहा है, अर्थ की सरफेस पे नीचे नीचे मान लो अंदर चल जाए, आर पार छेद कर दे और तुम्हें
ढाल दिया जाए उसके अंदर, तो क्या होगा तुम्हारे साथ? निकल जाएंगे दूसरी तरफ से, गुड, निकल जाएंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सॉरी ग्रेविटेशन मोशन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ग्रेविटी के बारे में सोचो। थर्मोडायनेमिक्स भूल जाओ, हीट ट्रांसफर भूल जाओ, थर्मल कंडक्टिविटी भूल जाओ, सब भूल जाओ, पिघल जाएंगे। पहले ये बताओ, मूवी देखी टाइटन्स वाली तुमने? गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, गॉडजिला वर्डजिला। देखो एक्चुअली में क्या, अर्थ में आर पार छेद आज तक किया गया नहीं है ना, और बहुत सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स पर चर्चा नहीं कर सकते अपन, मतलब कर ही नहीं इतना डीपली है ना। तो जहां फिजिक्स नहीं पहुंच पाए ना, वहां मार्वल्स वाले पहुंच रहे हैं या एमसीयू वाले पहुंच रहे हैं। मतलब क्योंकि उनको पता है कि फिजिक्स अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचा या साइंस यहाँ तक नहीं पहुंची, तो उस चीज को मिथ बना के लोगों के सामने रख देते हैं कि अर्थ के आर पार छेद नहीं किया जा सकता, लेकिन अर्थ के अंदर ही एक उल्टी यूनिवर्स है जहां पर डायनासोर जिंदा है, अर्थ के सेंटर में। तो कॉन्ग गॉडजिला की जब इच्छा होती है ना, वो समुद्र के सहारे से नीचे चला जाता है, और जब इच्छा होती है बाहर आ जाता है। तो कॉन्ग को भी उठा के वापस वही डाल दिया, तेरा घर वो ही, ठीक है ना। तो छोड़ो मूवीज की कई बातें करें अपन, हम तो बात कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब अपन अर्थ के अंदर जाएंगे ना धीरे धीरे। कहते हैं कि समुद्र लेवल के अंदर नीचे जाते जाते एक ज्यादा हाई प्रेशर अपन सस्टेन कर सकते हैं, उसके बाद पनडुब्बी या सबमरीन भी नहीं जा सकती, ह्यूमन बॉडी तो दूर की बात है। मतलब एक मैक्सिमम गहराई, सबसे ज्यादा नीचे गहराई में वेल मछली जा सकती है, ब्लू वेल, और भी बहुत सारे जीव होते हैं जिनको अपन शायद अंदर जा ही नहीं पा रहे, हाई प्रेशर होता है ना उस वजह से, है ना। तो वहां पर जी की वैल्यू क्या लेते हैं अपन, ये, क्योंकि वहां पर क्या काम करती है, एक तो डेंसिटी, और एक क्या काम करता है, आर तो कांस्टेंट है हमारे पास, है ना, सिर्फ डेंसिटी का ही फर्क होता है। एक एग्जांपल और देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला और कहाँ का यूज लेंगे, रेतीले इलाके में अलग लेंगे, पानी के अंदर अलग लेंगे, दलदल के अलग, दलदल वाले में अलग लेंगे, सॉलिड सरफेस है तब अलग लेंगे, सही है ना। डेंसिटी सब जगह अलग अलग होती है। तो जी की वैल्यू रेगिस्तानी इलाकों में अलग रहेगी, पहाड़ी इलाकों में अलग रहेगी, बर्फीले इलाकों में अलग रहेगी। समझ में आ गया, अलग अलग सरफेस की डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे डायरेक्ट, जीएम अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा याद रहने वाला है। प्रॉपर्टीज के अनुसार देखो क्या याद रहेगा अब तुम्हें, 4/3 पाई आर ओ जी। इट इज क्लियर दैट द वैल्यू डिपेंड, अच्छा जी की वैल्यू डिपेंड किस किस पे कर रही है, तुम ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले बता दो, क्या जी पे डिपेंड कर रही है, तो जवाब है नहीं, जी तो कांस्टेंट है। क्या मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करती है, यस। क्या साइज ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करती है, यस। क्या साइज ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करती है, यस। क्या डेंसिटी पे डिपेंड करती है, क्या। अब मैं इन दो चीजें बताता चाहता हूं ना, अगर मास कांस्टेंट हो, क्या बच्चों, मास कांस्टेंट, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के। समझ में आ रहा है क्या, दोनों फॉर्मूले में अलग अलग तरीका है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए पूरे प्लेनेट की, जैसे अपन बात करते हैं मास की, है ना, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह में माना जाता है कि पूरी सरफेस जो है ना, हर पॉइंट पर उसकी डेंसिटी क्या है, हर बार सेम है। अगर सेम है तो वहां पर जी की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, आर पर। लेकिन अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के किसी इलाके में तो पानी बहुत सारा है, किसी इलाके में रेगिस्तानी इलाका बहुत सारा, किसी इलाके में सॉलिड सरफेस पहाड़ी इलाका बहुत सारा, तो वहां पर जी की वैल्यू कैन बी चेंज। तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मास, रेडियस एंड द डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, शेप एंड द डेंसिटी ऑफ द बॉडी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ इट। इसका मतलब ये जो बंदा है ना, इसकी किसी बात पर कोई निर्भरता नहीं होगी। निर्भरता जो जी की होती है ना, वो सिर्फ निर्भर होता है किस पर, प्लेनेट पर। इसका मतलब धरती माँ का प्यार जो है वो सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। माँ का प्यार सबके लिए क्या होता है, बराबर ही होता है। इसी वजह से इसका मतलब जो अपन ने पार्टिकल प्लेस करा उस पर तो इंडिपेंडेंट होती है, और किस पर डिपेंड होती है, प्लेनेट के ऊपर, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, इज दैट अ गिवन प्लेनेट, रेफरेंस बॉडी ले लो कोई भी, प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन इन द लाइट एज वेल एज हेवी बॉडी। इसका मतलब पोपटलाल और हाथी भाई दोनों के लिए धरती माँ का प्यार सेम रहेगा। दोनों को जानती है बेटा जमजिम तू, पोपटलाल कौन है, वही छाते वाला। सेकंड लाइन पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ एम अपॉन आर स्क्वायर और रो जी ग्रेटर विल बी द जी ऑफ द प्लेनेट। सही बात है ना, हाँ, जी की वैल्यू डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी किसी प्लेनेट की, उसका जी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। या फिर एम अपॉन आर स्क्वायर जितना, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट गायब कर दो, कांस्टेंट 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 मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें बचती है। तीसरी पॉइंट क्या लिखा पढ़ो बच्चों,
एक चीज वापस ध्यान रखना, जब मास कांस्टेंट हो तो जी निर्भर करता है डिस्टेंस पर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। और जब रो कांस्टेंट हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो, तो जी की वैल्यू केवल आर पे डिपेंड करेगी। एक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है और एक में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दोनों में रात दिन का अंतर है। अब मैं तुम्हें एक एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। मान लेते कि अर्थ सरफेस के अपन सेंटर से स्टार्ट होते हैं स्पेसशिप चलाना, अपन ने हमारी गाड़ी स्टार्ट करी सेंटर से, सेंटर से हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, तो हमारी जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के। जब अपन अंदर रहते हैं, मोतीचूर का लड्डू मैंने बता दिया, सॉलिड स्फेयर की बात करेंगे तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कौन सा वाला केस आ गया उसमें, ये वाला, क्योंकि वहां पर हम डेंसिटी फील करते हैं अर्थ सरफेस के सेंटर से जैसे ही सरफेस तक चले तब तक तो मामला यही था, और जैसे ही सरफेस से अपन बाहर आए तो वहां पर डेंसिटी गायब, पूरी एयर होगी, तब तो सिर्फ अपन को अर्थ क्या दिखेगा, वाह बड़ी सुंदर है, सही ना। और अगर मान लो अपन सेंटर से निकल रहे तो वो निर्भर करता है, तुम पानी वाले इलाके से बाहर निकल रहे हो, पहाड़ी इलाके से बाहर निकल रहे हो, बर्फीली इलाके से बाहर निकल रहे हो, रेगिस्तान से बाहर निकल रहे हो, और क्या बचा देख लेना, है ना। जंगल से, ठीक है, दलदल से भी बोल सकते हो, जंगल से बोल सकते हो, और डोली चाय वाले से। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, सही है ना। हर कोई किसी से भी अगर अट्रैक्ट होता है मोशन एंड ग्रेविटेशन के अंदर तो वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, इसलिए इसी फोर्स का नाम भी क्या होता है, सेंट्रल फोर्स। डायमेंशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इट्स एवरेज वेलोसिटी टेकन टू बी एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, एवरेज वैल्यू कितनी है। ये तो इसका कौन सा सिस्टम है बच्चों, सीजीएस, ये इसकी कौन सी वैल्यू बच्चों, एमकेएस, और ये इसकी कौन सी वैल्यू बच्चों, तुम आपस में इन तीनों को कन्वर्ट कर सकते हो, तुमने यूनिट एंड डायमेंशन में कन्वर्ट करके भी देखा होगा, ठीक है ना। फिर क्या बोल रखा है, द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल समझते हो क्या होता है, मीन सी लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे ना क्या होता है कि उत्तराखंड, मसूरी, मनाली वाली जगह पे जब तुम जाओगे, लद्दाख हो गया, लेह लद्दाख, तो ये वो वाला इलाका होता है जहां पर हर बोर्ड पर है ना डिस्टेंस तो किलोमीटर में होती है, नीचे एक लाइन और लिखी होती है सी लेवल, अबव सी लेवल, मीन सी लेवल से इतनी हाइट पर है। एक है ना कहते हैं कि भारत का आखिरी गांव करके एक है लेह लद्दाख में ऊपर, है ना, अटल टनल वाली जो जगह है ना, तो वहां पर हाईएस्ट हाइट है। और मतलब अब सी लेवल जो ना भारत के नक्शे के अंदर जो भी सी लेवल वाला उसके हाईएस्ट हाइट दे रखी, जिसके ऊपर लिखा हुआ कि भारत का आखिरी गांव। फिर बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया, किस नाम से, भारत का पहला गांव। पहले उसका नाम क्या था, आखिरी गांव, अब उसका नाम क्या कर दिया गया, भारत का पहला गांव, ठीक है। सी लेवल उसका हाइट ज्यादा होता है उत्तराखंड में या कहीं पे भी, धनोल्टी, धनोल्टी एक, धनोल्टी के आगे एक जगह आता है जहां पर मंदिर आता है सरकुंडा माता मंदिर करके ना, तो कहते हैं कि वो इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर वो मंदिर है कि उससे चारों धाम दिखते हैं। मतलब इतना विजन अपना नहीं है, लेकिन उस वो इतनी ऊंचाई पर है कि चारों डायरेक्शन में चारों धाम दिखते हैं। चारों धाम समझ गए ना, केदारनाथ भी दिखेगा वहां से, बद्रीनाथ भी दिखेगा, सोमनाथ भी दिखेगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब सब चीजें वहां से दिखेगी। तो हम भी गए थे वहां पर, तो हम जब मंदिर पे पहुंचे तो वहां पर हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे थे ना, मतलब जाते हैं पहाड़ी इलाकों से, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे, बर्फीले पहाड़ थे, तो हम इतनी हाइट पे थे कि हेलीकॉप्टर हमसे नीचे उड़ रहा था। एक होता ना कि हेलीकॉप्टर जा रहा तो अपन ऐसे टाटा करते हैं, उसमें हेलीकॉप्टर से ऐसे टाटा चल रहा है, मतलब वो रोप वे से हम गए थे, पैदल नहीं गए थे उधर से, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या रहा हमारे पास, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। पहला क्या लिखा हुआ है, शेप ऑफ द अर्थ, सही बात है, अर्थ की शेप है ना, कहते हैं कि धरती गोल है, जबकि वो एक अंडाकार शेप लेके बैठी हुई है, गोल घूमते घूमते। तुमने देखा होगा कि बैट्समैन जब बॉल के शॉट मारता है, इवन हम भी क्रिकेट खेले हैं काफी, तो बॉल जब आती है और बॉल जब समझ में नहीं आती ना, तो आंख बंद करके बल्ला घूमता है बस, और वो बल्ला जब बॉल के सिर्फ टच हो जाता है ना, तो बॉल है ना ज्यादा दूर नहीं जाती है, विकेट कीपर के ना हाथ में होती है ना बॉल, तो वो भी है ना ऐसे इतनी तेज घूमते हुए आती है कि वो हवा में ही बॉल है ना अंडे जैसी हो जाती है, तो विकेट कीपर भी घबरा जाता है। अगर उसके पास ग्लव्स है तब तो वो धोनी है, अगर उसके पास ग्लव्स नहीं है तो वो इतनी जल्दी ड्रिफ्ट कर जाएगी बॉल उसके हाथों में कि वो कैच करने के बाद, या तो अगर बॉल उसके इस वाली उंगली में लग गई, वो भी भरी सर्दी में,
वो भी पहले बॉलिंग करते वाली टीम। बस समझ गए ना, तीनों केस में अगर बॉल यहां लग जाए कीपर चेंज है, फिर कीपर चेंज है। ठीक है, तो बॉल जब आती है ना तो कीपर बड़े मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, और कैच करते कभी ड्रिफ्ट करके मुंह पे भी पड़ सकती है, ड्रिफ्ट करके बाहर भी निकल सकती है, वो कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए विकेट कीपर के पास ग्लव्स होते हैं, ताकि बॉल अगर ड्रिफ्ट करके आती है ना, क्योंकि बहुत तेज वेलोसिटी से, एक तो बल्लेबाज ने शॉट भी मार दिया, बॉल टच हुई और इतनी तेज वेलोसिटी से रोटेशनल मोशन कर रही है कि उसका शेप कैसा हो जाता है, गोले से अंडे जैसा शेप हो जाता है, क्योंकि इसके बॉल के सारे पार्टिकल बाहर जाना चाह रहे हैं mv स्क्वायर बाई आर से, बस वो स्टिचनेस हो रही है इसलिए वो बाहर जाना भी नहीं चाह रहा है। दोनों केस के अंदर कौन मर रहा है, विकेट कीपर। चलो ठीक है, पहली चीज तो क्या हो गई कि शेप है ना, शेप पे निर्भर करता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, सही बात है। ये जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं ना, यहाँ पर जब जाते हैं तो कौन कौन गया हुआ पहाड़ी इलाकों में, तुमने देखा होगा कि जैसे जैसे हम वहां तक पहुंचते हैं ना तो हमारे कान सुन्न होने लग जाते हैं। कान सुनने मतलब, मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो मैं सोच रहा था कि क्या हो गया मेरे, मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ। मैंने कहा सुबह नहाया तो बढ़िया था, सुबह पानी तो गया नहीं, कान में जैसे पानी चला जाता तो अपन को अजीब सा नहीं लगता कि यहाँ से आवाज आ रही है वहां से आवाज आ रही है। तो मैं ट्राई कर रहा था, कार में बैठे हुए थे जबकि, है ना, और मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। फिर बाद में धीरे धीरे आगे बढ़े तो जिया जी ने बोला कि अब देखो एक्चुअल हाइट आएगी, तुम सबके कान सुन होंगे, धीरे धीरे सांस लेना, तुम्हें तकलीफ होगी ना। मेरा कान तो मेरा आधे घंटे से सुन पड़े हैं कान तो आधे घंटे से सुन पड़ रहे, अब बता रहे तुम कि कान सुन होंगे। सच में हाइट पे जाते हैं ना तो धीरे धीरे कान क्या हो जाते हैं, सुन हो जाता है। उसके पीछे का भी कारण क्या है, ग्रेविटेशन है, हाइट अबव द अर्थ सरफेस। फिर क्या है, डेप्थ बिलो दी, सही है ना, जितना डीप जाओगे उसमें भी डिपेंड करता है। और एक क्या है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 4 फैक्टर पर निर्भर कर रहा है। उसमें सबसे पहले क्या चलते हैं अपन बच्चों, हम चलते हैं हाइट पर, है ना, कितनी हाइट पर जाया जा सकता है। पहले ये क्वेश्चन देखने में बड़े वाला क्वेश्चन, इसको मैंने यूज कर लिया था। क्या लिखा हुआ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून, इसको मिटाने की जरूरत तो नहीं है मुझे, मैं इस फॉर्मूले को गायब कर देता हूँ, इतनी स्पेस में अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू, तो मून की जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 1/6 है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना। इफ द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ दिस रो एम एंड रो ई और बटे रो एम बराबर कितना है 5/3, तो रेडियस का रेशियो निकालो। तो जी का फॉर्मूला याद रखो बच्चों, 4/3 पाई आर रो जी, फिर जी बराबर 4/3 पाई आर रो जी, ऊपर लिख दो ई ई ई, इधर लिख दो एम एम एम, सही है ना। ये इससे कट गया पूरा, जी से जी कट गया पूरा, तो जी ई अपॉन में जी एम बराबर क्या रहा है, आर ई अपॉन में आर एम, और रो एम भी ऊपर चला जाएगा, रो ई भी इधर चला जाएगा, क्योंकि मुझे रेडियस का ही रेशियो निकालना है ना बच्चों, रेडियस ऑफ मून इन द टर्म ऑफ रेडियस ऑफ ई। तो ठीक है, चेक कर लेंगे अपन वो तो, रो एम अपन रो ई की वैल्यू दे रखी है अपन को, ये रहा 3/5, उल्टा कर दूं बच्चों में, और जी एम अपॉन जी ई, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 6, 6 18 बटे में 5 बराबर आ रहा है आर ई बटे में आर एम, तुम्हें उल्टा कर देना पड़ेगा, 5/18 बराबर आर एम अपॉन में आर ई, इधर चला जाएगा तो 5/18, कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, सही है क्या। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज आया, वो तुम्हें अपने आप याद आ जाएगा जब डेंसिटी दे रखी होती है ना, अधिकतर फॉर्मूला जीएम अपॉन में आर स्क्वायर वाला चलेगा। पढ़ो ये वाला क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मैं दूर जाके देख लेता हूँ, थोड़ा रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। Spherical planet far out in the space has mass m naught and diameter d naught. अच्छा, a particle of mass falling freely near the surface of the planet will experience the acceleration due to gravity is equal to, ये तो अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों, बोलो ऑप्शन बोलो। पहली बात तो ये गलत है और ये गलत है, बताओ क्यों। हमसे पूछा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दो मास तो कथे ही नहीं आ सकते, सही है क्या। अब बताओ ये वाला सही है या ये वाला सही है, जल्दी बोल दो। सी सही है, क्यों सही है, क्योंकि ना जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता फॉर्मूला, लेकिन अपन को डी क्या दे रखा है, डायमीटर, तो तुम्हें आता है बच्चों, डायमीटर बराबर होता है रेडियस अपॉन में,
रेडियस बराबर क्या होता है डी बाई में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा डी बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 GM0 डी स्क्वायर। सही है। ये वाला अगर रेडियस में देता तो शायद आंसर सही हो सकता था, लेकिन ये काफी है। चल सकते हैं अपन आगे। ये दोनों क्यों गलत हुए ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। द मून्स रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, है ना। तो देखें, अच्छा मैं जो लिख रहा हूँ तुम इसको नोट जरूर करना बच्चों ना, ये क्वेश्चन के अंदर मिथ नहीं है। मून अर्थ की बात हो रही है, इसका मतलब ये चीजें अपन को याद रहनी चाहिए इन फ्यूचर, है ना। जैसे एक क्वेश्चन था कैसा वाला, दिख रहा है क्या। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6, तो मतलब यहाँ पर अगर 9.8 है तो वहां पर कितना होगा, 6 से डिवाइड कर देना, ये याद होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ओके। फिर इधर ही देखते हैं, मून की रेडियस कितनी दे रखी है। रेडियस ऑफ मून इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल ड्यू टू मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ। डेंसिटी ऑफ मून इज डेंसिटी ऑफ मून इज इक्वल टू 3/5। कम ही होगा बच्चों ऑफ अर्थ। ये तीन चीजें है ना, अच्छा है कि नहीं है। डेंसिटी भी मिल गई, रेडियस भी मिल गई, और क्या मिल गया मुझे, मास। मास भी तो निकालना पड़ेगा, कहाँ है, ये रहा। तो द मून्स रेडियस, अरे रेडियस दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड द मास इज 1/80, तो मास ऑफ अर्थ मून, मास ऑफ मून कितना है 1/80 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। If the g represents the acceleration due to gravity on the surface of the earth, that on the surface on the moon is, तो अर्थ दैट ऑफ सरफेस ऑन द मून इज, तो जीई में जीएम को डिवाइड करना बस अपन को, जी और जीएम है ना। जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो सीधा 6 हो जाएगा बच्चों। ये तो याद है ना अपन को, ये तो आंसर क्या है, यही है क्या, निकालने की जरूरत ही नहीं है। हो गया डन। ये अपन ने पास पहले भी दे रखा था क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। अगर नहीं याद आया तो तुम इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। किस टाइप से कर लोगे क्या, जीएम अपन आर स्क्वायर वाले मेथड से। ठीक है, आगे चले अपन। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। If the radius of the earth were to shrink by 1%, अच्छा r of earth जो है वो एक्चुअल रेडियस से 1% क्या हो जाए, कम हो जाए, एंड इट्स मास रिमेन्स द सेम, और मास ऑफ अर्थ अभी भी क्या है, मास है। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी, तो जी ई की वैल्यू नहीं अब कितनी आएगी, अगर जी में कुछ कम ज्यादा हो तो चेक कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास है ना। तो आर ई की वैल्यू आर माइनस 1% का मतलब होता है 1/100 ऑफ आर। क्या ये 99/100 ऑफ आर हो जाएगा क्या, चलेगा। फिर क्या लिखा हुआ है, जी ई की वैल्यू होती क्या हमारे पास, पहले तो जी का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम अपन आर स्क्वायर। ये तो कब की बात बता रहा हूं मैं बच्चों, क्या लिखा बच्चों मैंने, इनिशियल। अब मैं निकालता हूं जी ई, एक्चुअली में जब रिड्यूस हो जाए तो जी तो जी रहेगा, मास सेम है, और आर जो हो गया है वो कितना हो गया है 99/100 ऑफ आर हो चुका है क्या बच्चों, मानते कि नहीं मानते हो। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ऊपर चला गया 100, नीचे कितना हो गया 99 का होल स्क्वायर। क्या मिल रहा है मुझे, जी बढ़ावा मिल रहा है या घटावा मिल रहा है, क्या लग रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, सही है। तो इस 100 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं 100 के, तो इसको 10,000 डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, सीधा कर दूं, कर देते हैं। मैंने 81 और 8 198 1 18 90 9801। अगर 9801 है तो इसको मेरे को डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। कैसे, 9801 प्लस 199 डिवाइडेड बाय 9801। बोलो किस किस को समझ में आ रहा है ये जो मैं कर रहा हूँ, सही ना। इसको इससे क्या कर देता हूँ, तो 1 में कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो 19900 में किसका डिवाइड हो रहा है। अब ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं कभी नहीं करूंगा, पीछे से तीनों को गायब कर दूंगा, इधर से तीनों को गायब कर दूंगा। तो 19 में किसका डिवाइड हो रहा है 9 दूनी 18, लगभग 2% के आसपास आएगा, तो इंक्रीज बाय 2%। सही है क्या, चलेगा। वैसे देखा जाए ना 2% भी इंक्रीज हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है, तो आंसर ये भी हो सकता है रिमेन्स अनचेंज्ड।
क्योंकि आर की वैल्यू ना बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हमारे पास आंसर आ गया 2%। अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। मास ऑफ मून इज 7.34 10 टू द पावर, तो मास ऑफ मून कितना ले रखा है 7.34। थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा तो मैं काम करता हूँ, पीछे पढ़ के देख क्वेश्चन। If the acceleration due to gravity on the moon is 1.4, the radius of the moon is, तो ये वाला कैलकुलेशन तुम खुद कर लोगे बच्चों। gm बराबर दे रखा है, gm अपन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना, जिससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, रेडियस पूछिए क्या, रेडियस निकाल लेना वाले फॉर्मूले से g का डिवाइड करके, ठीक है। ये वाला मैं नहीं कर रहा, मैच कर लेना आंसर, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा तुम्हें। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। A planet has the mass 1/10 that of the earth, radius दे रखी है, person can throw a stone on the earth's surface to the height h 90 मीटर, then he will be able to throw the stone on the planet at the height। अच्छा, हमें ऐसा बताना है कि 90 मीटर हाइट तक उसने फेंका, इनिशियल वेलोसिटी उसकी सेम रहेगी, तो h की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, u स्क्वायर अपॉन में 2g, यही क्या फॉर्मूला, हाँ सही है, u स्क्वायर अपॉन 2g, u सेम है। दूसरे प्लेनेट पर उसने फेंका तो कितने हाइट पे फेंकेगा, यही तो पूछा है, तो तुम g की वैल्यू उस प्लेनेट की निकाल दो और आंसर आ जाएगा, समझे क्या। जैसे अपन ने बोला है कि भैया अर्थ के ऊपर फेंकते ना, तो कितना ऊपर फेंका उसने 90 मीटर, तो दूसरे प्लेनेट से अगर फेंकेगा कितना ऊंचा जाएगा, तो तुम जी की वैल्यू निकाल लो उस प्लेनेट की, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उस बंदे की वही रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी उस बंदे की वही रहेगी। जैसे अगर उसेन बोल्ट को जानते हो तुम सब जने, उसकी दौड़ने की जो शक्ति है वो 100 मीटर स्प्रिंट के अंदर बहुत तेज दौड़ता है ना, बहुत साल हो गए गोल्ड उसी को मिल रहा, सही है। एक बार उसको स्पेस में ले गए और स्पेस में रेसिंग लगवाई उससे, स्पेस में, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी इफेक्ट होता ही नहीं है, हवा में तैरता है, तो क्या हुआ कि थोड़ा सा भारी चीज लेके सरफेस पे रहे, वो स्पेसशिप में थे, 4-5 जने थे, एक उसेन बोल्ट था और 3-4 कोई बिजनेसमैन थे, सब ने दौड़ना स्टार्ट किया, तो जीता कौन उसमें भी, उसेन बोल्ट ही जीता, क्योंकि वो, अच्छा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्जिन था, बहुत कम मार्जिन था, सारे के सारे सेम टाइम पे भी पहुंच जाते। इसका मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर उसेन बोल्ट जितनी शक्ति अर्थ पे लगा रहा है उतनी की उतनी शक्ति वहीं लगाएगा, यू में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कि वहां जाके उसकी पावर में कुछ बिल्डअप हो जाएगा। हाँ, जब वो फेंकेगा तो लगेगा कि यार बहुत दूर जा रहा है, जैसे गोकू जब प्रैक्टिस करता है तो अपने आप को ग्रेविटी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेके 100 गुना ग्रेविटी करके फिर एक्सरसाइज करता, ताकि अर्थ पे उससे क्या लगे, बाकी उसकी पावर तो वही है, यू इनिशियल वेलोसिटी का इंपैक्ट क्या ऐसा रहने वाला है बच्चों, सेम रहना है, चेंज होगा तो क्या, जी की वैल्यू निकालना, आंसर निकालना, मिल जाएगा। पढ़ो ये वाला क्वेश्चन, मुझे लगता है ये वाला तो तुम खुद ही कर दोगे, 15 सेकंड के अंदर हाँ बोल दो तो मैं आगे चलूं। डेंसिटी आ गई तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा लोगे इसमें, उठा के देखना, फॉर्मूला लगा के देखना, ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि एक बार फिर से कराओ, तो मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगा, फिलहाल ट्राई जरूर करना इसको, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द शेप, पहला नंबर पे शेप आ रहा है ना, तो शेप के अंदर अपन देखते हैं कि हमने बात करी है कि अर्थ जो है वो अपने पोल के अराउंड गोल घूम रही है क्या, जिसमें इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये क्या ईस्ट, और ये क्या है, तो कहा जाता है कि जब ये गोल घूमना स्टार्ट हुई थी और गोल घूमते घूमते इसका शेप जो स्फेरिकल था, अब वो स्फेरिकल क्या हो गया, थोड़ा ओवल शेप में चेंज हो गया, पार्टिकल थोड़े थोड़े बाहर होना चालू हो गया, इसलिए इसका शेप क्या हो गया, बढ़ गया इस तरफ से, और ऊपर से शेप अभी भी कैसा रहा, वैसा का वैसे ही रहा। तो तुम देख रहे हो कि इसकी रेडियस अर्थ इक्वेटर पे अलग है और पोल पे इसकी रेडियस क्या है, अलग है, इस लाइन को क्या बोला जाएगा बच्चों, इक्वेटर। अच्छा, जी की वैल्यू होती क्या है, इसका मतलब अगर मास कांस्टेंट माने, जी कांस्टेंट माने, तो डिपेंड किस पे करेगा, इसका मतलब आर ई इज मच ग्रेटर देन है आर पी के, मानते कि नहीं मानते, अगर ये ज्यादा है तो जी की वैल्यू ई पर कम होगी जी पी से, बोलो क्यों, क्योंकि ये इसके क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि हम पोल पर कोई बंदा अगर खड़ा है और एक इक्वेटर पर कोई बंदा खड़ा है,
तो बताओ ग्रेविटी कहाँ ज्यादा लगने वाली है, पोल पे या इक्वेटर पे? पोल पे। क्यों बताता हूँ, क्योंकि साफ दिख रहा है पोल पर इस पर वैल्यू ज्यादा है। अब तुम डायग्राम में देखो तो अर्थ ऐसे घूम रही है क्या? इवन तुम खुद देखो कि किसी ऑब्जेक्ट को गोल घुमा रहे हैं और एकदम से वहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रख दो तो वो बाहर उछलेगा नहीं उछलेगा? इवन बस भी देखो, बस चलते चलते ऐसे गोल घूम जाता, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? जहां बैठे उससे दूर जाएंगे क्या? सर्कुलर पाथ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे क्या? तो ये भी सर्कुलर रोटेशनल डायनेमिक्स की वजह से क्या होगा, mv² वजह से बाहर जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जी की वैल्यू कम कौन कर रहा है, mv²/r। एक तो ये केस हो गया। दूसरा कि रेडियस ज्यादा है। अब सुनो, अगर तुम्हारा वजन जो है मान लो 75 किलो और तुम्हें 71 किलो वजन करना है, तो दो रास्ते, या तो तुम एक्सरसाइज करके कर लो या फिर तुम यहाँ चले जाओ। जी की वैल्यू यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर तुम्हारा वजन क्या रहेगा, कम है। अच्छा चल के जाओगे तो 8 किलो कम हो जाएगा, 4 तो साइंस के हिसाब से और 4 तुम चल के जा रहे हो इसलिए। तो यहाँ पर वेट मशीन का अलग रीडिंग आती है और यहाँ पर वेट मशीन की रीडिंग अलग आती है, ठीक है। और चीज सुनो, पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा डेंसिटी होती है एनवायरनमेंट की, इसलिए बर्फीले इलाके होते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले, हमेशा ध्यान रखना। और ये वाले इलाके कभी बर्फीले हो ही नहीं सकते, या तो यहाँ पे तमिलियन पाए जाएंगे इल, है ना, या फिर यहाँ पे श्रीलंकन पाए जाएंगे, या फिर यहाँ पर बांग्लादेशी पाए जाएंगे, या इंडियंस पाए जाएंगे, या वेस्ट इंडीज पाए जाएंगे, मतलब यहाँ पर कलर कोड पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अधिकतर लोग गोरे पाए जाते हैं और यहाँ पर अधिकतर लोग, नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं कह सकता तू, कृष्ण वस्तु पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, आदर्श कृष्णिकाएं। अच्छा, कृष्ण वस्तु से ऊपर जाते जाते धीरे धीरे लोग गोरे हो रहे हैं, दिख रहा है क्या? और आंखें भी छोटी होती जाती है बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में आंखें छोटी है लोगों की, ठीक है। यहाँ पर तो पुतिन रह ही रहा है, चलेगा। और सबसे ऊपर जो है अलास्का, सुना होगा तुमने नाम, अंटार्कटिका, ये सब क्या है, बर्फीले इलाके। और यहाँ पे अरोरा देखने को मिलता है, सुना होगा सबने नाम, बिल्कुल ब्यूटी ऑफ साइंस, ठीक है। ये सब मैंने लिख दिया है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो स्टेटमेंट मैंने बोला वही है। बस ये जरूर बता सकता हूं कि पोल पर कितना बराबर होता है, इक्वेटर पर जितना होता है वो 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्यादा होता है। जैसे अब क्वेश्चन कैसा आ गया, किसी भी प्लेनेट की अगर अपन बात करें, मतलब अर्थ की बात कर लेते हैं, तो जीई की वैल्यू अगर जीपी 9.81 है मान लेते हैं, तो इसको इसमें से माइनस कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, जी। सुनना, जीपी की वैल्यू 9.8 से तो ज्यादा हो नहीं सकती कैलकुलेशन के हिसाब से, तो मैंने जीपी की वैल्यू अगर मैक्सिमम 9.8 में मानता हूं, तो 0.018 इसमें से माइनस कर दो तो तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी, इक्वेटर की वैल्यू मिलेगी। और दोनों में इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसमें 3 चीजें पढ़ ली, पहला शेप कैसा काम कर रहा है, दूसरा फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, तीसरा कितना डिफरेंस होता है इन दोनों में। याद रहेगी ये चीज। ये तो बात हुई किसकी बच्चों, शेप की। फिर किसकी बात होती है, ये क्वेश्चन कर लोगे ट्राई, पढ़ के देख लो एक बार। पहले ये वाला पढ़ लो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट, लीस्ट मतलब कम से कम कहाँ होती है, इक्वेटर पे या पोल पे, या पॉइंट बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल, या फिर नॉर्थ ऑफ साइड। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, इक्वेटर पे। और ये वाला क्या है बच्चों, व्हेन विल बी द प्रॉफिटेबल टू परचेस 1 kg ऑफ शुगर एट पोल एट इक्वेटर, बताओ। पोल, श्योर है? ज्यादा भारी रहेगा तो तुझे तराजू ज्यादा भारी चाहिए या हल्का चाहिए, परचेस अपन खरीदना चाह रहे हैं, तो जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? अगर जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो वेट जी ज्यादा होगा तो एक एप्पल रखते ही जल्दी नीचे चला जाएगा, दूसरे एप्पल तीसरे, मतलब 3 एप्पल में जल्दी नहीं, इसमें 4 3.5 तो आ ही जाएंगे, किसमें, इक्वेटर में। बेचना है तो कहां जाओ, तब तो पोल पे बेचो, दुकान लगाओ पोल पे, खरीदने जाओ इक्वेटर पे, मामला ही खत्म, ठीक है। ये क्या है बच्चों, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। तो हाइट की बात करते हैं, हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, सेंटर से यहाँ पर डिस्टेंस कितनी नाप ली बच्चों मैंने, आर, इस आर की वैल्यू क्या आ रहा, आर प्लस एच, बोलो हाँ, चलेगा क्या, ठीक है। चर्चा का विषय यह है कि जी की वैल्यू निकालनी है एट हाइट, तो लिखते जाते हैं जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों मुझे, देखो क्या होता है, बकवास करने के बाद अब कुछ मैथमेटिकल स्टम्स आएगी, डेरिवेशन आएंगे,
वहां मुझे मजा आएगा। बोलो इसके बाद जो लिखूं वो स्टेप समझ में आ जाएगा तुम्हें? देखते हैं अभी। मुझे तो नहीं लगता आएगा तुम्हें, मतलब बायो वाले बहुत सारे हैं इसके अंदर। ये ले आर स्क्वायर, अब नहीं आया होगा। आया तभी तो आर स्क्वायर बताया। क्या करा? एलसीएम लिया ना, एचसीएफ लिया है, रूट आर कॉमन ले लिए इन दोनों में से, तो स्क्वायर की वजह से आर स्क्वायर बाहर आ गया। चलो ये वाला स्टेप बता दो, समझ जाऊंगा मैं कि तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल नहीं आया होगा, है ना आयुषी? ये वाला नहीं आया ना? आ गया? भूमिका बता कैसे कर, क्या करा? क्या